Hello friends, so today we are going to discuss Rozgar Nirman exam relevant current affair and some previous year questions. So let's get start. अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई कहाँ? भोपाल में. इसकी अध्यक्षता किसने की? अपने गृह मंत्री अमित शाह ने. तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें जो अनाउंसमेंट हुए थे जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये जो अपने मध्य क्षेत्र हैं, ये इन्हें बीमारू राज्य कहा जाता था. ठीक है ना. पर अभी ये सब राज्य से बाहर निकलकर विकास के मार्ग पर अग्रसर है. यानी पहले इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़. अभी ये इससे निकल गए हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो ये हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो मध्य क्षेत्रीय परिषद राज्य हैं वो देश में अनाज के उत्पाद का प्रमुख केंद्र है. किसका प्रमुख केंद्र है? अनाज के उत्पाद का. और मध्य प्रदेश के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 19.74% जो विकास दर अर्जित की है किसने? मध्य प्रदेश ने. ठीक है ना. जो देश में सर्वाधिक है. तो देश में सर्वाधिक विकास दर कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की. और कितनी है? 19.74. ठीक है, परसेंट. फिर इसके बाद आता है अपना यूपीआई अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पर कोई तरीके का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा. तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है? यूपीआई अभी वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है. जैसे सब्सिडी वगैरह ये सब भी ऑनलाइन ही, मोबाइल पर ही, मतलब डायरेक्ट बैंक में आती है. तो उसके लिए भी यूपीआई अपना इम्पोर्टेंट है. ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं थॉरोली. वो 5 मिनट का वीडियो है. किसने बनाया यूपीआई? UN, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने. और कब बना यूपीआई को, कब अनाउंस किया? 2016 में. इसकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? RBI. ठीक है. और कोई होता तो हम ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना को मंजूरी दिया. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना क्या है? इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों को फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्त कर सकेंगे. ठीक है ना. मतलब जो इसका मतलब यही है कि जिन लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज है किसी भी फील्ड में, बहुत अच्छी नॉलेज है, उन्हें सिर्फ कोई क्राइटेरिया फिल करने होंगे. उसके अलावा अगर उनके पास उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी वो अपना कंट्रीब्यूशन 1-2 ईयर के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और संस्थानों में दे सकते हैं. अभी यूपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया. 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है जो यूपीएससी ने स्टार्ट किया है? वो ये है कि हमने जैसे एक बार फॉर्म फिल किया, उसमें अपना पूरा डाटा फीड कर दिया. अब जब हम नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल करेंगे तो हमें वो सारे डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो वो एक टाइम हमने फॉर्म फिल किया था तो वही हमारा नेक्स्ट जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यूज़ होगा. ठीक है ना. UNSC में अभी अपने भारत ने रूस के खिलाफ पहली बार किया मतदान. अब इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतदान रूस के खिलाफ किया या क्या. इसमें ये इम्पोर्टेंट है यूएनएससी के UN की बॉडीज़ हैं. UN की 6 बॉडीज़ हैं. तो वो हम इससे हम टॉपिक्स लेंगे और उन्हें थॉरोली नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. इससे पहले इस बार UN की अपना क्रॉप पूछा गया था. 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था तो जिसका आंसर मिलेट था तो वो UN क्रॉप ऑफ द ईयर. उसके अलावा पहले ट्रिगवेल आई भी आ चुके हैं. तो इससे UN से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो हम इसे थॉरोली अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है अपना स्पोर्ट्स डे. मध्य प्रदेश के सभी 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए और प्री के लिए तो स्पोर्ट्स से मतलब क्वेश्चन आना नेसेसरी है कि आएंगे ही. तो स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त. किस लिए बनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद. और ध्यानचंद को क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर, विजार्ड और मैजिशियन ऑफ हॉकी. ठीक है. अच्छा, एक बुक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद. ये किसने लिखी है? बुक किसने लिखी है? भोला यामिनी ने. हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इनके बर्थ एनिवर्सरी पर 19 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है एवरी ईयर. ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 2012 में. इन्हें मैजिशियन और विजार्ड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है. ये ओलंपिक में कंसेक्यूटिव 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ
टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनके लिए ये दिया जाता है। और अभी गवर्नमेंट ने इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है उसका नाम क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और हर बार स्पोर्ट्स डे यानी कि 29 अगस्त को 4 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये चारों अवार्ड अपने स्पोर्ट्स डे पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस बार स्पोर्ट्स डे की थीम क्या थी, प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग पीपल। और जो अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मीट द कैंपेन। अब मीट द कैंपेन क्या है, स्कूल्स में बच्चों को गेम के प्रति जागरूक करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, हम सोचते हैं ये एग्जामिनर्स क्वेश्चंस बनाते कहाँ से हैं। अभी इस सिर्फ इतने से हमारे एक्चुअली 2018 से लेकर 2021 हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहीं से आया है। ठीक है, देखते हैं कैसे। अपने कुश्ती खिलाड़ी जो हैं खां साहब दादा साहेब जादव यानी कि केडी जादव, ठीक है। इन्हें पॉकेट डायनामो भी कहा जाता है। ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत इंडिविजुअल पदक जीता। अभी पेपर में आया था 2019 वाले में या 20 वाले में कि इंडिविजुअल कौन सी पहली महिला ने ओलंपिक पदक जीता, तो वो कौन थी, अपनी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये पहले मैन कौन है इंडिविजुअल पदक जीतने वाले, केडी जादव। ठीक है ना। फिर है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के किसको हराकर, अब्दुल खालिफ को। अब अब्दुल खालिफ क्यों, क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता था, द फ्लाइंग वार्ड ऑफ एशिया या द फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया को हराकर मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए थे। ठीक है। नीरज चोपड़ा ने अभी टोक्यो ओलंपिक 2022 में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये तो सभी को करेंट तो हमें पता होता है, तो एग्जामिनर प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग पूछ लेता है किसी का भी। जैसे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट ये आया था 2019 में, कौन, कर्णम मल्लेश्वरी। और 2020 में क्या आया था, शायद इसका ओलंपिक का हेडक्वार्टर आया था ल्योशाने। ठीक है। फिर इसके बाद कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिन्होंने कौन सा, कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक में, और कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है ना, ये पहली महिला बनी और इन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, द आयरन लेडी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। और देश की पहली महिला वेट लिफ्टर कौन है, कुंजा रानी देवी भरोत्तम, विश्व चैंपियनशिप एशिया गेम्स में जीता। इन्हें क्या बोला जाता है, हरक्यूलस भी कहा जाता है, क्योंकि पहली महिला वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी को हरक्यूलस भी कहा जाता है। तो इससे हमने कितने क्वेश्चंस हो गए, एक तो इसका हेडक्वार्टर हो गया, एक कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, और ठीक है। फिर इसके बाद है अपना भारत में कॉर्पोरेट खेती के स्थान पर कोऑपरेटिव खेती के लिए, मतलब अभी स्टार्ट करने का बोला है। कोऑपरेटिव खेती क्या होता है, कोऑपरेटिव खेती वो होता है जिसमें कि एक बड़ा जो कंपनी रहती है वो पूरा फार्मर्स को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, या फिर हम कहें कि उस पर वो डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम अगर प्री में 3 मार्क्स में आता है तो हम लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज स्केल फार्मर्स ऑन फार्म्स ओन्ड और ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज कंपनीज, मतलब या तो इन्फ्लुएंस्ड होंगे या फिर उनके ही द्वारा संचालित होंगे। ठीक है। और कोऑपरेट फार्मिंग क्या होता है, इसे फार्मर्स कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, जिसमें कि वो अपना
फार्मर्स अपनी रिसोर्सेज को सर्टेन एरिया में मतलब खुद के प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र बिल भी पास किया है, जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र बिल ये कहिए, हम जो है फार्मर्स की स्थिति सुधारने के लिए हम अपना मेंस में भी लिख सकते हैं कि भाई अभी गवर्नमेंट ने 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र पास किया है। अभी 20 अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उसमें क्या है, फर्टिलाइज़र तो फर्टिलाइज़र होता है, हर कंपनी अलग अलग अपनी रेट में मतलब अलग अलग मेज़रमेंट में जैसे फार्मर्स को बेवकूफ़ बनाती है। कोई बहुत महंगा है, कोई बहुत सस्ता है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट में अंडर में होगा तो क्या होगा कि उनकी टेस्टिंग होगी कि हाँ वर्केबल है या नहीं, फिर उसके बाद वो सप्लाई होगा। ठीक है, अभी PM कुसुम सी योजना की आवेदन की तिथि, तो इसमें क्या PM कुसुम योजना कब स्टार्ट हुई? PM कुसुम योजना अपनी 2019 में स्टार्ट हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करना। इसके अलावा पॉल्यूशन कम करना भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सोलर ग्रिड जैसे ये मतलब सोलर पावर प्लांट वगैरह इन सब के लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। ये 3 तरीके की हैं, A, B, C। ठीक है ना, इतना सफिशिएंट है आई थिंक इसके लिए। और फिर हम देखते हैं अभी अपना जो है मिथिला मखाने को GI टैग मिला है। कहाँ से GI टैग कहाँ से मिला है? बिहार से। ठीक है, अभी जो लंदन में स्थित है अपना लंदन स्थित मकान को मिला ब्लू फ्लैग सम्मान। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित मकान को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया। तो ये सब पूछ लेंगे कहाँ पर स्थित है? लंदन में है। मकान किसका मतलब है? दादा भाई नौरोजी का। जो कौन थे? 4 क्वेश्चंस बन गए यहीं से। पहले भारतीय सांसद, ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद। ठीक है, तो ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद कौन थे? अपने दादा भाई नौरोजी। इनका मकान कहाँ है? लंदन में। अभी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली उसे लंदन में ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है। ठीक है, के बाद हम स्पोर्ट्स में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बट हमारे लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो भारत की गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी, क्रिकेट से लेंगी संन्यास। तो क्वेश्चन आ जाएगा झूलन गोस्वामी कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।